हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऐसा सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रारंभिक या सरल अभिक्रियाएं, सेकेंड जटिल अभिक्रियाएं। प्रारंभिक या सरल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो केवल एक पद में संपन्न होती है, और जटिल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता शब्द से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक रासायनिक अभिक्रियाएं होगी उसमें अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी है। जितनी अभिकारक के मोल की संख्या होगी, यदि अभिकारक की संख्या 1 है या 2 है या 3 है, उसके आधार पर ये एकाणुक अभिक्रियाएं, द्विआण्विक अभिक्रियाएं और त्रिआण्विक अभिक्रियाएं और आगे की भी संख्या में ये अभिक्रियाएं होती है। तो इसके आधार पर आणविकता या अणु संख्यता 1 या 2 या 3 होगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या होती है। जैसे अभी आपको बताया कि अभिकारक के जितने संख्या में भाग लेंगे उसी को उस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी, और उसी के आधार पर हम आणविकता और या फिर अणु संख्यता ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एकाणुक अभिक्रियाएं। नाम से पता चल रहा है एकाणुक अभिक्रियाएं यानी कि एक अणु जिसमें भाग लेंगे। तो यहाँ पर उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता 1 होगी। तो जैसे कि अभिकारक A है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर अभिकारक की संख्या 1 है। हम उदाहरण से देखते हैं। Br2 से बन रहा है Br, O3 से बन रहा है O2 और अमोनियम नाइट्राइड से बन रहा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो Br2 की संख्या है, मोलों की संख्या, सामने में कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, मतलब वहां पर मोल की संख्या 1 है। O3 के सामने में भी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है और अमोनियम नाइट्राइड के सामने में भी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। मतलब कि तीनों समीकरण में अभिकारक के सामने कोई संख्या नहीं लिखी है, मतलब वहां पर मोलों की संख्या 1 है। तो इस कारण से यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये एकाणुक अभिक्रिया होगी और इन अभिक्रियाओं की आणविकता या अणु संख्यता 1 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विआण्विक अभिक्रियाएं। नाम से पता चला द्विआण्विक अभिक्रियाएं मतलब यहाँ पर अभिकारक की संख्या 2 होगी, 2 अणु भाग लेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं A+B से बन रहा है उत्पाद और A+A से बन रहा है उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक की संख्या 2 है, तो इन रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता 2 होगी। हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 1 और आयोडीन के मोल की संख्या 1 है। तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। उसी प्रकार से एथिल एसीटेट और पानी की अभिक्रिया हो रही है, और एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है। तो जो एथिल एसीटेट की पानी से अभिक्रिया हो रही है, तो एथिल एसीटेट में मोल की संख्या 1 है और पानी की मोल की संख्या 1 है। मतलब यहाँ पर भी अभिकारक की संख्या 2 हुई, और एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर भी मोलों की संख्या 1 है, यानी कि यहाँ पर भी मोल की संख्या टोटल 2 है। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अणु संख्यता है या आणविकता है ये 2 होगी। क्यों? क्योंकि अभिकारक के मोलों की संख्या 2 है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिआण्विक अभिक्रियाएं। नाम से पता चल रहा है त्रिआण्विक अभिक्रियाएं मतलब जिसमें अभिकारक की संख्या 3 होगी। तो इन अभिक्रियाओं की आणविकता या फिर अणु संख्यता 3 होगी। तो जैसे हम देख रहे हैं A+B+C से बन रहा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 3 अभिकारक भाग ले रहे हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मोल और क्लोरीन का 1 मोल अभिक्रिया करके नाइट्रोसिल क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मोल है और क्लोरीन का 1 मोल है, टोटल 3 मोल है। और SO2
का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल, यानी कि अभिकारक के मोल की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से इन रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता 3 होगी। तो हमने देखा कि प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता 1, 2, 3 और आगे भी यदि 4 अभिकारक भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 4, इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। जितने रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेंगे उसकी संख्या के आधार पर। तो जो अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं होती है ये कम क्यों होती है, ये अब ये प्रश्न है। तो जो अणुओं के गति सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उस अभिक्रिया के अणु के संघट्ट यानी कि टकराहट के समानुपाती होती है। तो जो अभिकारक के अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी उसमें टकराहट की संभावना उतनी ही कम होगी। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अणु हैं, तो 2 अणु कहीं से भी ये 2 अणु को टकराना ही है एक साथ, एक समय पर एक साथ टकराएंगे ही ये। तो ये तो संभव है, ये सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे अणु की संख्या बढ़ी यानी 2 से 3 अणु की संख्या बढ़ गई, तो 3 अणु की संख्या बढ़ने से क्या होगा, ये तीनों अणुओं को एक साथ एक ही समय पर टकराना है, तो ये थोड़ा इसकी संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार से अब संख्या और बढ़ जाएगी, मान लीजिए 4 अणु हो जाते हैं, तो ये चारों अणु को एक साथ एक ही समय पर टकराना ये संभव नहीं है, ये बहुत कम ही होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि अणु की संख्या कम है तो ये रासायनिक अभिक्रिया होने में की संभावना अधिक है। लेकिन जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ती है और एक साथ टकराहट की संभावना कम हो जाती है, इसलिए उच्च आणविकता वाली अभिक्रियाएं कम होती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि उच्च आणविकता वाली अभिक्रियाएं कम होती है और जो प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड, जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। अब जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता जो 2 या 2 से अधिक पदों में होती है, तो 2 या 2 से अधिक पदों में होती है, तो इसमें क्या होता है, कोई पद मंद गति से चलता है और कोई पद तीव्र गति से होती है। तो यहाँ पर इसमें आणविकता की गणना कैसे करते हैं, जो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता कहलाती है। मतलब कि जो यहाँ पर हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक पदों में अभिक्रियाएं होगी, तो जो पद बहुत मंद गति से चलेगा तो वह पद वेग निर्धारक पद कहलाएगा और उसमें जितने अणु भाग लेंगे वो जैसे मंद पद में अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेंगे वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। मतलब हमें जो स्टोइकियोमेट्रिक आपका गुणांक से जो रासायनिक समीकरण लिखा रहेगा उसके आधार पर हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसकी आणविक संख्यता कितनी होगी। तो इसलिए जो पद मंद होगा उसी से पता चलेगा कि ये इस अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता क्या होगी। तो चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 4 मोल भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल भाग ले रहा है, यानी कि टोटल हो गए 5 मोल। तो इसके मोलों की संख्या भी हम देखेंगे तो ये तो 5 आणविक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जो समीकरण में दिखाई दे रहा है वैसा ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक पद में होती है, यानी कि जटिल अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पद होगा उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ये जो है ब्रोमस एसिड बनाता है। तो ये अभिक्रिया मंद पद में होती है, जो समीकरण 1 है ये मंद गति से होने वाली अभिक्रिया है। और जो ब्रोमस एसिड है ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करके हाइपोब्रोमस बनाता है और ये थर्ड रिएक्शन में जो हाइपोब्रोमस है ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करके ब्रोमीन बनाता है। तो ये जो सेकंड अभिक्रिया है और थर्ड अभिक्रिया है ये दोनों तीव्र गति से होने वाले अभिक्रियाएं हैं और जो फर्स्ट अभिक्रिया है ये मंद अभिक्रिया है। तो जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं
जो मंद गति से चलती है वही अभिक्रिया के वेग का निर्धारक होती है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो समीकरण 1 है ये मंद पद है और वही वेग का निर्धारक करती है। तो इसमें जो है कितने मोल भाग ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का 1 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो यहाँ पर 2 मोल भाग ले रहे हैं। मतलब इस जो रासायनिक समीकरण है जो 4HBr प्लस O2 से बन रहा है 2 मोल पानी के और 2 मोल ब्रोमीन के। तो यहाँ पर जो इसकी आणविक संख्या है जो फर्स्ट पद में हो रही है, तो यहाँ पर मोलों की संख्या 1 यानी कि 2 है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्या 2 होगी। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो अभिक्रिया मंद पद में हो रही है वो वेग निर्धारक पद होता है और वहां पर आणविक जितने मोलों की संख्या, अभिकारक की जितने मोलों की संख्या होती है वही उसकी आणविकता होगी। तो अभिकारक पर तो निर्भरता है, इसके अलावा जो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक उपस्थित है तो उत्प्रेरक पर भी अभिक्रिया निर्भर करती है, तो यानी आणविकता निर्भर करेगी। तो ये इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन हो रहा है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन आयोडाइड आयन जो कि क्षारीय माध्यम में उपस्थित है उसकी उपस्थिति में यहाँ पर विघटन हो रहा है। तो वेग समीकरण हम कैसे लिखेंगे, वेग इक्वल टू -d H2O2 अपॉन D2 इक्वल टू K H2O2 बड़े ब्रैकेट में और बड़े ब्रैकेट में आयोडाइड आयन। तो ये जो अभिक्रिया है 2 पद में होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 मोल और आयोडाइड आयन का 1 मोल भाग ले रहा है और ये हाइपो आयोडाइड आयन बना रहा है। और सेकेंड पद में हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 मोल और हाइपो आयोडाइड आयन का 1 मोल मिल करके ये पानी और ऑक्सीजन और आयोडाइड आयन बना रहा है। तो इसमें जो कंटेंट कटेंगे उसको काट देंगे, हमारा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पद है ये मंद अभिक्रिया से, मंद गति से हो रही है और जो सेकंड पद है ये तीव्र गति से हो रही है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो पद मंद गति से होगा वही वेग निर्धारक होता है और वहीं से ही हमको आणविकता पता चलती है। तो फर्स्ट जो समीकरण है जो फर्स्ट पद में हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की मोल की संख्या 1 और आयोडाइड आयन के मोल की संख्या 1 है। तो यहाँ पर इसकी भी आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। तो इस समीकरण की आणविकता या अणु संख्या 2 होगी। तो कोई भी, अब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण के आधार पर उसकी अणु संख्या को निर्धारित करना संभव नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है तो हम इसको 2 बोल देंगे, यहाँ पर 4 है और 1 है तो 5 है तो हम इसको बोल देंगे, ऐसा ये संभव नहीं है जो 2 या 2 से अधिक पदों में होती है उसमें। तो और एक बात इसमें ये ध्यान रखने वाली है कि जो अणु संख्या या आणविकता है इसका मान हमेशा पूर्णांक होता है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा होगा। इसका मान 0 से नहीं शुरू होता है, यानी इसका मान 0 नहीं होता है। जैसे कि हमने अभिक्रिया की कोटि पढ़ी थी तो उसमें अभिक्रिया की कोटि 0 1 2 3 ऐसे होती है, लेकिन आणविकता या अणु संख्या जो है पूर्णांक में होती है। इसका मान जो है 0 नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल में है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक निम्नलिखित है। तो वेग इक्वल टू के ए के पावर हाफ बी के पावर 3/2 और सेकंड क्वेश्चन है वेग इक्वल टू के ए की पावर 3/2 और बी के पावर -1। हमको यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बताना है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो यदि अभिक्रिया की कोटि का टॉपिक यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप वहां से पहले अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये और उसको कैसे ज्ञात किया जाता है उस टॉपिक को आप पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि वेग इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y, तो जो पावर में दिया रहता है यानी कि घातांक में जो दिया है उसको जोड़ने से अभिक्रिया की कोटि कुल कोटि ज्ञात हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो इसके घात में दिया है 1/2 और 3/2 इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से आता है 2। तो ये जो हमको वेग दिया गया है वेग व्यंजक,
इससे हमको ये पता चल रहा है कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। उसी प्रकार से जो दूसरा दिया हुआ है वेग इक्वल टू के की पावर 3/2 और बी की पावर -1, तो x और y जो उसके पावर घातांक में दिया हुआ है इसको हम प्लस कर देंगे, तो 3/2 प्लस -1 को हम प्लस करेंगे तो आता है हाफ। तो ये जो है, ये जो वेग व्यंजक है, तो जो भी अभिक्रिया के लिए दिया गया है उसकी अभिक्रिया की कोटि अर्ध कोटि अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान। मतलब जो वेग स्थिरांक का वैल्यू दिया गया है, अब आप उससे अभिक्रिया की कोटि कैसे पहचान करेंगे। तो हमको पहला क्वेश्चन दिया है कि k इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमको पता है कि जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है उसका वेग स्थिरांक की इकाई लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो हम इस इकाई को देख करके बता सकते हैं कि ये जो भी अभिक्रिया है वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और सेकेंड क्वेश्चन है k इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। तो हमको पता है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी इकाई सेकेंड इनवर्स होती है। तो हम ये इकाई को देख करके बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो इस प्रकार से हम वेग स्थिरांक को देख करके पहचान सकते हैं कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।